नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि किस तरह एक 62 ईयर्स यानी 62 साल एक बूढ़ा स्वामी किस तरह अपनी हवस मिटा रहा है, बच्चियों के साथ उनके साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है। लेकिन पता नहीं गोदी मीडिया को क्या हो गया है कि उसके बारे में कुछ नहीं बताते। हद तो यह है कि ये जो स्वामी है और जिसका नाम आपको बता दूंगे पार्था सारथी है, चेतानंद सरस्वती उसे कहा जाता है, और श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का वो डायरेक्टर हुआ करता था। और वहां पर जो भी बच्चे आते हैं उन पर गिद्ध की तरह नजर रखता और ये भेड़ की तरह उन पर एक नजर रखते हुए अपनी बुलहवसी का मुजाहरा करता। तो बहरहाल उसका सर देखिए, उसका चेहरा देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह जानी अपनी कोशिशों से बच्चों की इज्जतें खराब कर रहा था, उनकी खिदमतें लूट रहा था, उनके साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। लेकिन गोदी मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बरेली जाइए, वहां पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी आई लव मोहम्मद की मुहिम चलाई जाती है, तो मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाता है जैसे इन्होंने इस स्वामी की तरह 17 लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की हो, या फिर उनको धोखा दिया हो, या फिर उनको फहुश पैगामात भेजे हो, या फिर उन्हें होटल में तलब किया हो, या बैरूनी दौरों पर जाने के लिए लड़कियों को मजबूर किया हो। तो बहरहाल आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब कानून और हुकूमत भी किस तरह का तासुब वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, और पुलिस तो पुलिस है। तो बहरहाल मौलाना तौकीर रजा खान के बारे में कहा जाता है कि अब उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और उसके लिए तैयारियां कर दी गई है, और इसके लिए जवाब पेश किया जा रहा है कि मौलाना ने 1982 से मुख्तलिफ वाकयात में अपना किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ कम अज कम 17 मुकदमात हैं। लेकिन ये स्वामी की तरफ चलते हैं, 17 लड़कियों की उसने जिंदगी तक खराब की है, उसके साथ जिनसी ज्यादतियां की है, और उन्हें कभी लैपटॉप का, तो कभी आईफोन का, तो कभी होटल के कमरे का, तो कभी बैरूनी परवाजों का लालच दिया है, और बैरूनी दौरों पर ले जाने की भी उन्हें कोशिश की है। तो बहरहाल अब इस स्वामी के खिलाफ क्या नासा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, या यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, या फिर उससे लड़कियों की जिंदगियां तबाह करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, या फिर उसे उसी तरह छोड़ दिया जाएगा जिस तरह पहले छोड़ दिया गया था। क्योंकि ये स्वामी है और इसका जो लिबास है जाफरानी है, और ये हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने का दावा करता है। हद तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक कौंसिल का रुकन होने, उसका सफीर होने का भी दावा कर रहा है, और यहां तक कह रहा है कि मैं ब्रिक्स में हिंदुस्तान का एलची हूं। तो आप अंदाजा कीजिए कि यह खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आपको यही बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के ओहदेदारों ने अपनी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतों पर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मैं तो समझता हूं कि इसे सरेआम संसार कर देना चाहिए, लेकिन संसार करना यहां नहीं हो सकता, लेकिन इसे जरूर इबरतनाक सजा देना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि एक दूसरों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलने का क्या यानी सजा होती है। यकीन मानिए, अगर इसकी बेटी के साथ, इसकी बीवी के साथ, इसकी मां के साथ, इसकी बहन के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करता तो ये क्या करता, मैं समझता हूं ये पूछेंगे सज्जाद साहब से। ये देखिए, यकीनन ये मामला बहुत ही जो है संगीन मामला है कि 17 जो है लड़कियों के साथ जो है उनकी हरासानी करना, उनको परेशान करना, उनके साथ देखिए वो भी ये सारी लड़कियां जो उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे दिल्ली में, वो इकनॉमी बैकवर्ड क्लास से आते थे, और जो है एक हम ये कह सकते हैं कि एक वो ये कह सकते हैं हम कि वो जो है एक मतलब एक इमदादी इदारे के तहत जो है वहाँ इसके इंस्टीट्यूट में आई थी। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना बड़े केसेस बनने के बावजूद उसे सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। अब उसके बाद देखिए जमानत मिल जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा, बेचारा बाहर निकल जाएगा, फिर किसी को फिर देखिए इतने संगीन जुर्म में अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करने का
जुर्म में उसको जो है हिरासत में तो लिया गया, वो तो आगरा में छुपा हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। बाद में जब दिल्ली में जो है कुछ लोग आए इस मामले को लेकर, कुछ जो है बड़े लोगों के जो है जब मुलविस हुए इसमें, तो जब ताकि जो है FIR बना इसके खिलाफ, तब जाके उसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बादिल नाकास्ता जो है आगरा जाना पड़ा, जहाँ पे वो छुपा हुआ था। तो बहरहाल इतना संगीन मामला एक योगी की जानिब से होता है, और मीडिया बिल्कुल इस सिलसिले में जो है, कोई मीडिया इसका मतलब इसके तस्करा ही करना नहीं चाहता, ऐसा मालूम होता है। अब तस्करा क्या चल रहा है मीडिया में, या तो वो जो बरेली में हुआ था, बस उसको तस्करा बनाया गया है, मौजूद बनाया हल्का सा मुजाहरा था जुमा की नमाज के बाद, गया। जी हाँ, जी हाँ। पुलिस खुद आती है, अपने आप लाठीचार्ज करती है, अपने आप लोगों पुलिस को जाने की जरूरत ही क्या थी वहाँ? मुश्तइल करती है, हंगामा करती है पुलिस, और फिर उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने संगबारी की थी, उन्होंने पत्थर बरसाए थे, उन्होंने गोलियां चलाई थी, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक बाहर से है। अजीब अजीब कहानियाँ सुनाई जा रही हैं पुलिस की जानिब से। और 15 बच्चों को तो अब मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है केस दर्ज करके जेल भी भेज दिया गया है। उनका कसूर क्या है? महज उन्होंने जो है नारे लगाए थे, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि आई लव मोहम्मद के नाम पे जो है आप जुल्म नहीं कर सकते। अब देखिए अलमिया ये है कि लखनऊ में, काशी में, वाराणसी में और जो है उन इलाकों में आई लव योगी के नाम से पोस्टर लगते हैं, आई लव बुलडोज़र के नाम से पोस्टर लगते हैं, तो उन पर कोई अमल नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। गाज़ी जो आबाद है, जो गाज़ियाबाद के इलाका है, जो दिल्ली का नवाई इलाका, यूपी का इलाका है, वहाँ पे आई लव मोहम्मद के मिलादुन्नबी के दौर में जब जो बैनर लगाए गए थे मौके पर, जी, उनको जो है मिलादुन्नबी, अब देखिए मिलादुन्नबी को गए हुए तो तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, तो तब जो पोस्टर लगाए गए थे, पुलिस जाके उन पोस्टरों को हटा देती है और ये कहती है कि बजरंग दल, ये कहती है कि ये जो है ये गैर कानूनी है। लोगों का कहना है, मुकामी लोगों का, कि बजरंग दल वालों ने जो है पुलिस पे दबाव बनाया, तो पुलिस आई वो बैनर हटाने, और पुलिस उनका नाम लेने को भी तैयार नहीं है, या डर के मारे। कितनी मतलब जानिबदारी आप बरतेंगे, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बरेली में केसेस दर्ज किए गए हैं। और अफसोस का मकाम तो ये है कि चीफ मिनिस्टर बलरामपुर में और जो है वाराणसी में एक जलसों से खिताब करते हैं तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ग़ज़वाए हिंद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जहन्नुम में भेजा जाएगा, उनको अंदाज़ा नहीं है कि यूपी में किसकी सरकार है, अच्छा, मौलवी नहीं जानता कि यूपी में किसकी सरकार है, जी। वगैरह वगैरह। बहरहाल जो है हम जो है सख्त सज़ा देंगे, हम जो है त्योहारों में फसाद फैलाने वालों को नहीं बख्शेंगे, हम पत्थरबाजों को नहीं बख्शेंगे। बस झूठ की बुनियाद पे हुकूमत करना इनका जो है शेवा बन गया है, झूठ की बुनियाद पे माहौल ख़राब करना इनका शेवा बन गया है। और अलमिया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी अगर जो है झूठ की बुनियाद पे केसेस दर्ज करने लगे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे चैत्यानंद सरस्वती की। चैत्यानंद सरस्वती का नाम अब तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में उसने 17 लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती का इर्तिकाब किया है, ख़वातीन ने, उनके यानी तालिबात ने और तालिबात के पेरेंट्स ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और हम पूरी तरह उन बच्चियों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है। सिर्फ एक मजहबी अफीम दी जा रही है मज़हब के नाम पर, और फिर आप देखेंगे कि ज़ाफ़रानी यानी तशद्दुद के नाम पर किस तरह के काम किए जा रहे हैं, ज़ाफ़रानी तंजीमों के नाम पर किस तरह के काम किए जा रहे हैं, इसका तो नोट लेना चाहिए। अरे मेरे भाई, आपके साथ उन्हें ज़ाफ़रानी लिबास पहनकर एक स्वामी बनकर आके आपके बच्चों की इज्जतें लूट रहा है, तो उसे किस तरह खामोशी इख्तियार करते हैं। और गोदी मीडिया को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि क्या तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारी बीवियों के साथ अगर इस तरह होता तो क्या तुम लोग उसके मौजू को नहीं उठाते, ये सोचना चाहिए। एंकर चीखते हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा के बारे में चीख रहे हैं। अरे मेरे भाई, उन्होंने कोई कसूर ऐसा नहीं किया, किसी लड़की को यानी जिनसी हवस के नज़र से नहीं देखा, या फिर उन्होंने गिद्ध की नज़र से नहीं देखा, या एक भेड़िए की तरह नहीं देखा। जिस तरह चैत्यानंद सरस्वती आप अपने आप को बड़ा सरस्वती कहता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह उसने देखा है। 17 बच्चों के साथ उनसे जिनसी ज़्यादती की, कभी उन्हें लैपटॉप के बहाने बुलाया, तो कभी आप देखेंगे कि कमरे में बुलाया करता था, होटल में बुलाया करता था। और आज भी जब वो फरार हुआ था भगोड़ा,
और उस भगोड़े ने, आपको बता दूं कहां कहां पना लिए, बीजेपी की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, वहां पर उसने पना ली, 13 होटलें उसने तब्दील की हैं। आपको बताता हूं, जो हिंदी मीडिया है वो बता रहा है कि 13 होटलें उसने तब्दील की है, और मथुरा गया है, आगरा गया है, वृंदावन गया है, और वहां अपने मुकामात बदलता रहा है, और विजिटिंग कार्ड भी उसने जाली छपाए हैं, पुलिस का दावा है। अब पुलिस क्या कर सकती है? क्या पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट नहीं खोल सकती, जिस तरह मौलाना तौकीर रजा की हिस्ट्री शीट खोलने की बात कर रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमा थे, और उसकी हुकूमत आने के बाद उसने अपने खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं या बीजेपी के कायदीन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं उन्हें वापस लिया। तो अब अंदाजा कीजिए कि उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खुलती, और मौलाना तौकीर रजा की हिस्ट्री शीट इसलिए खोली जा रही है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद मुहिम की तायद की थी, और बहैसियत मुसलमान हर कोई इसके लिए मर भी सकता है और अपनी जानों का नजराना पेश कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को यह जान लेना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ गुज़्बे हिंद की बात करते हैं तो यह इश्तियाल-अंगेज़ी है, और इश्तियाल-अंगेज़ी के जरिए अपना उल्लू सीधा करने के मुतरादिफ है। उन्हें इस तरह के चीजों से गुरेज करना चाहिए। यूपी में किसकी हुकूमत है, इस तरह की बातें वो करते हैं, उनके वो खुद अंदाजा चल सकता है कि बीजेपी में उनकी क्या हैसियत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और खुद बीजेपी के कायदीन उन्हें जलील और खार करने का मंसूबा बना रहे हैं, और ये इबरतनाक अंजाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जाद साहब, यकीनन देखिए, जिस तरीके की बातें जो है आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसको हम इश्तियाल अंगेज़ी कहेंगे। उसको हम जो अदालतें क्या कर रही है सज्जाद साहब? बिल्कुल एक मजहब के खिलाफ जज्बात भड़काने वाली बातें कहेंगे। उसको हम कहेंगे कि वो एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ जो है लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। देखिए, जो मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं वो इन्हीं इल्ज़ामात के तहत, तो अब तौक़ीर रज़ा के ख़िलाफ़ किस इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे? यही कहेंगे कि इन्होंने लोगों को बुलाया, इन्होंने साजिश रची, इन्होंने जो है फसाद बर्पा किया, इन्होंने जो है लोगों को मुश्तइल किया, इन्होंने एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ भड़काया। इसी टाइप के जो है इल्ज़ामात इन पर लगाए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला ख़ुद इस तरह के जो है तकरीरें कर रहे हैं इंतहाई इश्तियाल अंगेज़। एक फ़िरक़े को जो है बिलवास्ता तौर पे वो डराते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ योगी की हुकूमत है, आपका जो है अंजाम वही होगा, आपका साथ आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो है त्यौहार में भंग डालने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इंतहाई जो है टफ़ लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की जा रही है, इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ी बर्पा की जा रही है, और इसके लिए क्या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और अदालतों का फर्ज बनता है, अदालतें पूछनी चाहिए, अदालतों को पूछना चाहिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ मुंह खोल रहे हैं तो इस नफरत अंगेज गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अदालतों को खुद नोट लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऐसा मालूम होता है कि सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, सिस्टम से जुड़े लोग, निज़ाम से जुड़े लोग, और फिर जो है आइन के आइनी इदारों से जुड़े लोग, ऐसा मालूम होता है कि सारे के सारे जो है वो मौजूदा सरकारों के तहत काम कर रहे हैं, डर के मारे काम कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक चेतनानंद सरस्वती का सवाल है, आप देखेंगे सरस्वती ने क्या कर दिया। 17 तालिबात को, बाद इत्तलात में कहा गया कि 19 तालिबात के साथ उसने जिनसी ज़्यादती का इर्तिकाब किया, और उन्हें धमकाया, उन्हें डराया, उन्हें ब्लैकमेल किया, और उन्हें लालच भी दिए। और आपको ये भी बता दूँ कि 5 दिन की पुलिस तहवील में इस भेड़िए को ढकल दिया गया है, और 5 दिन के बाद उसका क्या हाल होता है ये देखने वाली बात है। वैसे भी इससे पहले भी उसके खिलाफ 20 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था, और फिर वो बासानी बच निकल गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये जाफरानी लिबास ज़ेब-ए-तन कर लेता है, चाहे वो लड़कियों के माओं बहनों बेटियों की इज्जतें लूटता है, उसके बावजूद भी क्योंकि ये जाफरानी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ होता है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते, उसकी रिहाई अमल में आ जाती है, वो किसी ना किसी तरह बाहर हो जाता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इस जानी को क्या सजा दी जाती है, जिसने 17 बच्चों की इज्जतों पर हाथ डाला था, और उनके माँ बाप भी अब चीखने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, लेकिन गोदी मीडिया है कि खामोश है, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, उसे दिखाई नहीं देता। उसे दिखाई देते हैं तो सिर्फ मौलाना तौकीर रजा दिखाई देते हैं, और उन्होंने ऐसा कोई जुर्म भी नहीं किया है। तो बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि इस स्वामी ने कई यानी फ्रॉड है, फॉर्जरी है, चीटिंग है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे मुकदमात यानी जराइम का इर्तिकाब किया है। और आपको ये भी बता दूं कि उसके पास से पुलिस ने जाली विजिटिंग कार्ड्स भी जब्त किए हैं, जिसमें एक में दावा किया है कि वो
अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसल में मुस्तकिल सफ़ीर है। और उसने एक ये भी कहा कि ब्रिक्स में हिंदुस्तान के खुसूसी एलची का उसे रुतबा हासिल है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ब्रिक्स में अपने आप को हिंदुस्तान का खुसूसी नुमाइंदा भी बता रहा है। तो इसके खिलाफ ना सिर्फ लड़कियों की जिनसी हिरासानी, उनके पर जिनसी ज़्यादती, इसके अलावा यानी धोखाधड़ी और 420 का भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसकी तो हिस्ट्री शीट खोल देनी चाहिए, जिस तरह यूपी पुलिस मौलाना तौक़ीर रज़ा के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की बात कर रही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है और फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में उन्हें रखा गया है। मौलाना के खिलाफ 1982 से 17 मुकदमात हैं, इस तरह के पुलिस अहदेदारों ने यह बात कही है। लेकिन पुलिस अहदेदारों ने यह नहीं कहा कि योगी के खिलाफ हुकूमत बनने से पहले कितने मुकदमात थे और उन्होंने कितने मुकदमात अपने खिलाफ जो थे वो वापस लिए थे। पुलिस अहदेदारों को यह कहने की जरूरत है, ना हिम्मत है, ना उनमें ताकत है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मौलाना के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट इस्तेमाल किया गया है और मौलाना जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह हैं उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लागू किए जाने का पूरा इम्कान बताया जाता है। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ लिबास और नाम बदलता है तो फिर दफात भी बदल जाती हैं और पुलिस के जो मौक़िफ़ है वो भी बदल जाता है, वरना पुलिस इस कदर सख्त हो जाती है कि वो मार तोड़ शुरू कर देती है। जी यकीनन देखिए, ये जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा तशवीश जो है पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है। देखिए अभी जो है एक ताज़ा खबर ये भी है रियाद साहब जी कि वाराणसी में जो है डिमोलिशन हो रहा है। जी हाँ जी। और जो है एक वीडियो आई कि एक बुज़ुर्ग हैं, टोपी पहने हुए हैं, दाढ़ी उनके है, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस अफसर से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दिन का टाइम दे दो हमको, हम यहाँ से सामान निकाल लेंगे। तो उसके बावजूद वो उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है और उनके घर गिरा दिए गए। वो सड़क तो हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है, वो आराम करते हैं बेचारे, खामोश रहने की आदत है उन्हें, उनको बिल्कुल सड़क तोसी का जो है बहाने। और लोगों का कहना है कि मुस्लिम बस्तियों में 25-25 फीट तक जो है दोनों जानिब सड़क तोड़ने की जानबूझ के जारी कर रही है, जानबूझकर घर तोड़ने का जो है हुक्म जारी किया गया है। और अखिलेश यादव ने जब ये देखा वीडियो के एक बुजुर्ग आदमी है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस अफसर से जो वहाँ पे आया हुआ है, निगरानी जो कर रहा है डिमोलिशन की, कि एक दिन का मुझे टाइम दे दो, मैं सामान हटा लूँगा, तो फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती और घर गिरा दिया जाता है। तो अखिलेश यादव ने यही कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के दिन लंबे नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, जुल्म और नाइंसाफ़ी के दिन लंबे नहीं होते, एक ना एक दिन उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हुकूमत तो रहने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है यकीनन देखिए खुलेआम महसूस हो रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, खुलेआम महसूस हो रहा है। तौक़ीर रज़ा खां, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां की हम बात करेंगे या फिर उस प्रोटेस्ट की हम बात करेंगे वहाँ पे जो हुआ था जुमा की नमाज के मौके पे, तो वो देखिए वो इतना संगीन जुर्म नहीं था कि आप पुलिस ले आते, लाठीचार्ज करते, हालात ख़राब करते, बहुत बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। अंदाज़न 80 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, 15 लोगों पे मुकदमा दर्ज किए गए, उनको जेल में बंद कर दिया गया और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये दंगा बर्पा करने के लिए यहाँ आए थे। उनमें कुछ अब पुलिस अफसर कह रहा है कि उनके पास से पत्थर और ईंट के टुकड़े निकले थे। आप अंदाजा लगाइए, न्यूक्लियर बम है ना वो, बिल्कुल जो है आइटम बम है वो। हंसी आ रही है कि किस नौयत की जो है बयानबाजी की जा रही है, किस नौयत के प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस। सड़कों पर पत्थर नहीं तो क्या हीरे रहेंगे। बिल्कुल देखिए मीडिया वाले भी इतने जो है मतलब ढीठ हो गए हैं, बेगैरत हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं। बोलिए, सफाई वाले से पूछ रहा है वो कि आपको क्या मिले यहाँ, सफाई वाला बोल रहा है कि चप्पल मिले हमको, तो बोल रहा है पत्थर नहीं मिले, वो बोल रहा है कि नहीं यहाँ पत्थर कहाँ से आएंगे। मैं समझता हूँ उस मीडिया वाले को वो जो सफाई वाला था वही चप्पल लेकर मारना था। बिल्कुल, सफाई वाला इनसे ज्यादा ईमानदार दिख रहा है। इससे जो है इस बात से जो है अंदाजा हो रहा है और इस बात से ये भी अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से लोगों को जो है एक प्रोपेगेंडा, एक झूठा जो है माहौल पैदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है मीडिया को। यानी उबार रहा है उसे, बता तू चप्पल नहीं बल्कि पत्थर मिला, ये बता। बिल्कुल पत्थर नहीं मिले, वो बार बार पूछ रहा है उससे कि पत्थर नहीं मिले और वो कह रहा है चप्पल मिले, बोल रहा है कि चप्पल मिले, पत्थर कहाँ से मिलेंगे। और वो कह देना चाहिए था उसे कि अगर तू ज्यादा और सवाल करेगा तो तुझे उसी चप्पल से मारूंगा।
बिल्कुल, अब वो गरीब जी जी आदमी जी क्या कहेगा। वो तो बहरहाल बोलने का बात यह है जी जी कि किस तरीके से जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, किस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा बहुत रहा अफसोस है, की बात है। और चीफ मिनिस्टर जो है किस तरीके से इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे हैं। अरे अदालतें तो सो मोटो एक्शन लेना मतलब चाहिए ये ना। कि बिल्कुल वो हौसला बढ़ा रहे हैं पुलिस का, और हिदायतें जारी की गई होंगी कि आपको जो है सख्त कार्रवाई करनी नहीं है। लेकिन नहीं, अदालतें जी क्या कर रही है, अदालतें सो मोटो जी, एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए देखिए, अफसोस तो ये होता है कि अदालतें भी इतने जो है इस तरह की नाइंसाफ़ी पे खामोश बैठी तमाशा देखती हैं। तो बहरहाल जो है ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि तौक़ीर रज़ा ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, कहीं उनको भी आज़म ख़ान की तरह तोड़ने की जो है मनसूबाबंदी तो नहीं की जा रही है। जी ये हाँ बिल्कुल। देखने वाली बात होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम इन टीम इंडिया को हम सलाम करते हैं। टीम इंडिया ने यकीन मानिए कि पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं बल्कि मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त देकर एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। और आपने देखा कि एशिया कप फाइनल में किस तरह टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह का एक सियासी खेल शुरू हो गया है। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान यानी क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं और साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है, जब ट्रॉफी देने की बात आई तो हिंदुस्तानी के खिलाड़ियों ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और फिर वो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर अपने होटल रवाना हो गए। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2 पड़ोसी मुल्क हैं। अगर आप खेल की बात करते हैं तो खेल तो बिल्कुल अलग होना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, लेकिन अब ये तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मुल्कों के खिलाड़ी अब पॉलिटिक्स में भी कूद पड़े हैं और इधर से भी यही हाल है तो उधर से भी वही हाल है। लेकिन एक बात जरूर है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने तमाम मैचेस की फीस जो है वो हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर देने या उनको बतौर एहतिया पेश करने का ऐलान कर दिया है। जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कहा कि एशिया कप फाइनल के जो फीस है, मैच फीस, वो हिंदुस्तान ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसमें कई लोग मारे गए थे, उन मारे जाने वाले लोगों के बुरसा को देंगे, पाकिस्तानी टीम ने ऐलान किया है। तो बहरहाल ये देखिए आप किस तरह पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह नफरत का माहौल सारी दुनिया में यानी बढ़ता जा रहा है। और अब देखेंगे कि अब खेल खेल ना रहा बल्कि अब ये खेल भी जज्बात के इजहार का एक सिलसिला हो गया है, एक जरिया बन गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो इस सिलसिले में आईसीसी से एक शिकायत करेंगे मोहसिन नकवी की, जो अपने साथ ट्रॉफी और मेडल्स लेकर गए हैं। तो बहरहाल शदीद एहतजाज किया है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने, बीसीसीआई ने। और आपको यही बता दें कि जहां तक एशिया कप फाइनल का सवाल है, आप सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर रहने वाले हिंदुस्तानियों ने जश्न मनाया और बताया कि पाकिस्तान को हमने 3-0 से शिकस्त दी है और पाकिस्तान को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए और खेल को खेल की तरह रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो अच्छा खेलता है वही कामयाब होता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। आप ये का हाल ये है कि ना आए तो आंगन टेढ़ा की बात करते हैं, यानी आप मुख्तलिफ शिकवे शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, आपने देखा। और आप 110 120 तक भी आप सिर्फ एक विकेट पर खेल रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो ताज के पत्तों की तरह बिखर गई। तो बहरहाल जो अच्छा खेलता है वो कामयाब होता है और हिंदुस्तानी टीम ने यह बता दिया है कि अब दुनिया में की नंबर 1 टीम अगर कोई है तो टीम इंडिया है। जी लेकिन देखिए, एक बहुत ही जो है दिलचस्प मुकाबला रहा गुज़िश्ता शब दुबई में जो फाइनल मैच हुआ एशिया कप का। जी जी सारी दुनिया की नज़रें थी, क्योंकि हैरत अंगेज़ तौर पे इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए थे। तो इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में आने की वजह से जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया था और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में भी जो है इस मुकाबले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी लोगों में थी, लोगों के जज्बात थे। हालांकि जब एशिया कप शुरू हुआ था तब तो जो है मुख्तलिफ सियासतदानों ने बड़ी सरजनिश की थी हुकूमत की और कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान से खेलने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही होना नहीं चाहिए। तो बहरहाल मैच हुआ, यकीनन जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इस मैच में देखने में आई। लेकिन इस तरह के मैचों पे देखिए, खेल को और खेल के मैदान को सियासत का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। और ये हमने जो है इस मैच में देखा है कि जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है मुबारकबादी पेश करते हैं और मुबारकबाद में कहते हैं कि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी हासिल की है उसी तरीके से जो है फाइनल मैच में भी हमने कामयाबी हासिल की, ये हमारा जो है डबल कारनामा है। तो यकीनन देखिए, खेल
हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल हुआ है। इस खेल में इंडिया ने शानदार मुजाहरा किया है और यहाँ इस तरह अगर सियासत होने लगे खेल जी पे जी तो ये जो है आगे खेल पे इसके असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। केरला असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर SIR, यानी आपने देखा कि जिस तरह बिहार में SIR की गई उसी तरह बिहार ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में SIR करने का इलेक्शन कमीशन ने इरादा ज़ाहिर किया है। तो ऐसे में केरला असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर SIR के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई है और ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जोर दिया गया है कि वो जल्दबाजी में सारे मुल्क में SIR करवा रही है। इससे मुतालबा किया गया कि शफाफ अंदाज में फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर नजर सानी की जाए। वैसे भी चीफ मिनिस्टर पन्नाराई विजयन की क़यादत में ये करारदाद मंजूर की गई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आलमी सतह का सवाल है ख़बरों का, उसमें फ़लस्तीन की खबर सारी फहरिस्त है और आपने देखा कि इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को वो शहीद करता जा रहा है। लेकिन इसी दौरान ईरान से एक इत्तला ये है कि वहाँ पर ईरानी हुकूमत ने यानी इसराइल के एक बहुत बड़े जासूस को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसे सज़ाए मौत भी दी, उसे फांसी पर लटका दिया, जिसका नाम बहमन चोबी बताया जाता है। उसे जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और फांसी भी दे दी गई है। और अदलिया के मीडिया विंग मीज़ान ने ये बात बताई है, सरकारी इदारों के डेटाबेस को हासिल करना और जासूसी के अहम यानी मकासद में ये शामिल था। ईरानी डाटा सेंटर्स में खलल पैदा करना था, इसका मंसूबा था। तो बहरहाल उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उसे सज़ाए मौत दे दी गई है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसराइल और ईरान जंग के दौरान जिन यानी इसराइली जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, ईरान में उनमें से कई को फांसी दे दी गई है। तो बहरहाल सज्जा साहब, आपने देखा कि किस तरह के हालात आलमी सतह पर है। और इधर ट्रंप कहते हैं कि हमास को जो यानी अमन मंसूबा पेश किया गया था जंगबंदी का, इसराइली अखबारात ने लिखा है कि हमास ने वो मंसूबा कबूल कर लिया है। इस तरह की बातें आ रही हैं, जबकि ट्रंप कहते हैं कि जल्द ही गज़ा में जंगबंदी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, गज़ा में जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले जिस तरह की जारहियत हो रही है उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। और यकीनन तो बेचारा सोच रहा ही नहीं। बिल्कुल आलमी प्लेटफार्म पे इसराइल की बहुत हद तक हुई है। जी हाँ। और जिस तरीके से बरतानिया ने, कनाडा ने और जो है दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देने का ऐलान किया है, माजी में इस तरीके से कभी नहीं हुआ था। अजी नेतन्याहू जब तकरीर कर रहा था तो वहाँ से तकरीबन ममालिक के लोग 150 ममालिक के लोग बाइकाट करके बाहर निकल गए थे। 188 अच्छा 193 में समझता हूँ। हाँ बिल्कुल, वहाँ मौजूद जो थे 188 ममालिक के सरबराहान नुमाइंदे मौजूद थे वहाँ पे, जिसमें से 150 मुल्कों के नुमाइंदे बाइकाट करके चले गए। कितनी शर्म की बात है। कितनी शर्म की बात है। तो बहरहाल ये दबाव, आलमी दबाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आखिरकार जो है हमास के आगे जो है मतलब अपने घुटने टेकने के लिए इसराइल जो है मजबूर हुआ है। और जो है उसकी मतलब जो जंगबंदी के मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें इत्तेफाक राय पैदा हुआ। वरना तो इससे पहले इसराइल ने दो टोक अंदाज में कहा था कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, हमास के खात्मे तक हम जो है सरेंडर नहीं करेंगे, हमास के खात्मे तक हम जो है कार्रवाई जारी रखेंगे। खून खराबे की इंतहा कर दी गई गज़ा में, गज़ा के लोगों की, मासूम लोगों की जानें ली गई, उनको भूखा प्यासा रखा गया। उसके बावजूद वो कौम जो है इसराइल के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हुई। और आज आलमी बिरादरी को जो है उस कौम के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही ईमान की जो है क़ुव्वत है, ताकत है और ईमान की कामयाबी है। जी बिल्कुल कामयाबी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।